एक नदी, दो राज्य और करोड़ों लोगों की जिंदगी। हर साल जब मानसून आता है, भारत में ज्यादातर लोग सिर्फ बारिश का इंतजार करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं जो सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि एक दूसरे के फैसले का भी इंतजार करते हैं। यह है कर्नाटका और तमिलनाडु। एक राज्य कहता है हमने पानी स्टोर किया है इसलिए पहला हक हमारा है। दूसरा कहता है अगर पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जब बारिश अच्छी होती है सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून कमजोर पड़ता है एक पुराना विवाद फिर से जिंदा हो जाता है। कोर्ट केसेस शुरू हो जाते हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है, सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं और कभी कभी हिंसा तक देखने को मिलती है। लेकिन आखिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट 130 साल से बार बार क्यों लौट आता है? लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। कावेरी वाटर डिस्प्यूट अभी न्यूज में क्यों है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक बार फिर से खबरों में है क्योंकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हुए ये आरोप लगाया है कि कर्नाटका ने CWMA यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश के मुताबिक पानी रिलीज नहीं किया है। दूसरी तरफ कर्नाटका का कहना है कि इस साल 2026 का मॉनसून 60 to 65% वीक है। कम बारिश की वजह से रिजर्वायर में पानी कम है और सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर और अपने किसानों की जरूरत पूरी करनी है। बट इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच CWMA ने कर्नाटका को 29 जुलाई से 3500 क्यूसेक्स वाटर पर डे फॉर 15 डेज रिलीज करने का आदेश दिया है। और ये कंट्रोवर्सी इन दोनों राज्यों में बने दो नए CM के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले हम कावेरी रिवर को समझते हैं। किसी भी विवाद को समझने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी होता है और इस कहानी की जड़ है कावेरी रिवर। कावेरी इज वन ऑफ द साउथ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स। इसका ओरिजिन 1341 मीटर्स की ऊंचाई से ब्रह्मगिरी हिल वेस्टर्न घाट कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से होता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसका रिवर बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में फैला है, जो अप्रोक्सीमेटली 81,155 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। परसेंटेज वाइज ये रिवर बेसिन कुछ इस तरह से है। तमिलनाडु में 55.5%, कर्नाटका में 41.2%, केरला में 3.3% एंड स्मॉल पार्ट्स इन पुडुचेरी। कावेरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हेमावती, काबिनी, अर्कावती, शिमशा एंड भवानी है और आखिर में कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ये है कावेरी रिवर की लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये नदी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 8 करोड़ लोगों की जिंदगी इस नदी पर निर्भर है। कावेरी सिर्फ एक नदी नहीं, ये साउथ इंडिया की लाइफलाइन है। इसका पानी खेतों को सींचता है, शहरों को पीने का पानी देता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। लेकिन एक और बात इसे और भी खास बनाती है। कावेरी एक रेन फेड रिवर है और इसी बात से शुरू होती है इस विवाद की असली कहानी। यानी इसका अधिकतर पानी साउथ वेस्ट मानसून से आता है और विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। अगर मानसून कमजोर हो जाए तो रिजर्वायर पूरे नहीं भरते, जिससे डाउन स्ट्रीम तक कम पानी पहुंचता है और विवाद शुरू हो जाता है। इसी वजह से ड्राउट या कम बारिश वाले ईयर्स में यह डिस्प्यूट सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। ब्रिटिश रूल के दौरान दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे। मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु है, एंड किंगडम ऑफ मैसूर, जो आज का कर्नाटका है। मैसूर नए इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन मद्रास को डर था कि अगर ऊपर डैम्स बन गए तो नीचे के किसानों तक कम पानी पहुंचेगा। इसी तनाव को देखते हुए 1892 में पहला एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक मैसूर बिना मद्रास के परमिशन के बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बना सकता था। उस समय के लिए ये विवाद कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ। इसलिए 1924 में दूसरा एग्रीमेंट साइन किया गया। ये एग्रीमेंट 50 साल यानी 1974 तक के लिए था। इस एग्रीमेंट के तहत मैसूर को कृष्णा राजा सागर डैम बनाने की परमिशन मिली, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी के इरिगेशन हितों को भी सुरक्षित रखा गया।
ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। 1947 में भारत आजाद हुआ, राज्यों की सीमाएं बदली, नई सरकारें बनी और धीरे धीरे 1974 आ गया। 1974 में 50 इयर्स एग्रीमेंट की वैलिडिटी खत्म हो गई। कर्नाटका ने कहा अब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए उसने नए रिजर्वायर्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। उसका कहना था अगर कर्नाटका ज्यादा पानी रोक लेगा तो हमारे कावेरी डेल्टा की खेती बर्बाद हो जाएगी। यहीं से विवाद और ज्यादा गहरा हो गया और इसी के साथ शुरू हुआ मॉडर्न इंडिया का सबसे लंबा इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तब ट्रिब्यूनल का गठन होता है। 1990 में भारत सरकार ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल ने लगभग 17 साल तक रेनफॉल, रिवर फ्लो, रिजर्वायर्स और इरिगेशन पैटर्न का अध्ययन किया और 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। पानी का एलोकेशन कुछ इस प्रकार किया। तमिलनाडु को 419 टीएमसी मिला। टीएमसी मीन्स 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। कर्नाटका 270 टीएमसी, केरला 30 टीएमसी, पुडुचेरी 7 टीएमसी। साथ ही इन्वायरमेंट और समुद्र तक नेचुरल फ्लो के लिए भी कुछ पानी रिजर्व रखा गया। लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में थोड़ा बदलाव किया। एग्रीकल्चर से ज्यादा लोगों के नीड्स को प्रायोरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को थोड़ा अधिक पानी दिया। 270 टीएमसी से 284.75 टीएमसी कर दिया, यानी 14.75 टीएमसी बढ़ा दिया। तमिलनाडु का एलोकेशन थोड़ा कम किया, 419 टीएमसी से 404.25 टीएमसी कर दिया। कोर्ट ने साथ ही 2 इंस्टीट्यूशन बनाने का निर्देश दिया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC। ये दोनों बॉडीज आज रिजर्वायर्स की मॉनिटरिंग करती हैं और हर महीने कितना पानी रिलीज होगा इसका निर्णय लेती हैं, जिसका मेजरमेंट बिलीगुंडलू वाटर मेजरिंग स्टेशन से होता है, जो दोनों स्टेट के बाउंड्री पर लोकेटेड है और यहीं से डायरेक्ट पानी तमिलनाडु के मेटूर डैम को जाता है। लेकिन फिर भी विवाद रुक नहीं पाया, तो सवाल उठता है आखिर क्यों? हर कुछ सालों बाद ये विवाद दोबारा क्यों होता है? पहला रीजन है मॉनसून। मॉनसून हर साल एक जैसा नहीं होता है। कभी नॉर्मल बारिश होती है, कभी ड्राउट आ जाती है। अगर बारिश अच्छी हो तो रिजर्वायर भर जाते हैं, सबको पानी मिल जाता है, और जब बारिश कम होती है तो सबको देने के लिए पानी ही कम पड़ जाता है। सेकेंड रीजन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। कर्नाटका अपस्ट्रीम में है, यानी बड़े रिजर्वायर उसके कंट्रोल में है। तमिलनाडु डाउनस्ट्रीम में है, इसलिए उसे कर्नाटका से रिलीज होने वाले पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये ज्योग्राफिकल पोजीशन ही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। तीसरा रीजन दोनों राज्यों की फार्मिंग जरूरतें। तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा में पैडी की खेती के लिए समय पर पानी बहुत जरूरी होता है। वहीं कर्नाटका के किसानों को भी उसी समय इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है, इसलिए दोनों राज्यों की डिमांड एक ही समय बढ़ जाती है। चौथा, पॉपुलेशन ग्रोथ। बेंगलुरु जैसे शहरों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। लोग बढ़ गए लेकिन नदी उतना ही पानी देती है। पांचवा रीजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पहले के मुकाबले काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कभी बारिश देर से आती है, कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से रिजर्वायर्स को मैनेज करना और मुश्किल हो गया है। छठा रीजन है न्यू प्रोजेक्ट्स। हरंगी, हेमावती, कृष्णा राजा सागर एंड काबिनी, ये 4 डैम और रिजर्वायर्स के थ्रू कर्नाटका द्वारा कावेरी के पानी को कंट्रोल किया जाता है। बट कर्नाटका एक और मीन्स 5वां डैम मेकेदातु बिल्ड करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी और बढ़ी है। ये सारे रीजन है जो वाटर शेयरिंग बैलेंस को चेंज कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? जब भी कोर्ट या CWMA पानी रिलीज करने को ऑर्डर देता है, दोनों राज्य के लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। कर्नाटका के लोग डरते हैं कि उनके पास ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए पानी कम पड़ जाएगा। वहीं तमिलनाडु के किसानों को डर होता है कि अगर पानी नहीं मिला तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी।
इसीलिए कई बार बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इस विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सिर्फ कोर्ट के फैसलों में नहीं है। इसके लिए जरूरी है राज्यों के बीच बेटर कोऑपरेशन, साइंटिफिक रिजर्वॉयर मैनेजमेंट, रियल टाइम रेनफॉल और रिवर फ्लो मॉनिटरिंग, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, कम पानी मांगने वाली फसलों को बढ़ावा देना, CWMA के फैसलों का सख्ती से पालन करना, क्योंकि नदी खुद ज्यादा पानी नहीं बना सकती, सिर्फ बेटर मैनेजमेंट ही इस विवाद को कम कर सकता है। कॉन्क्लूजन, कावेरी वाटर डिस्प्यूट सिर्फ पानी का विवाद नहीं है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है ज्योग्राफी का, मॉनसून का, एग्रीकल्चर का, पॉपुलेशन ग्रोथ का और पॉलिटिक्स का। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज रेनफॉल को और अनसर्टेन बनाएगा, वैसे वैसे इंडिया में इस तरह के इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और भी बढ़ने की संभावना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, स्टे ट्यून्ड टू द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।